मैं फ़तह खान आप लोगों का फ़तह की पाठशाला में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग सीटेट सितंबर 2026 में आने वाले सीडीपी के पीवाईक्यू का मॉक टेस्ट करेंगे, जो पेपर 1 और 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की क्या अवधारणा है? एक, विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति। दो, वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव न होना। तीन, आनुवंशिकता का विकास पर बहुत कम प्रभाव होना। चार, पुरस्कारों का विकास के दौर पर नकारात्मक प्रभाव होना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारों निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं? एक, केवल स्वभाव ही विकास निर्धारित करता है। दो, पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है। तीन, विकास हमेशा निरंतर होता रहता है। चार, विकास हमेशा अनिरंतर होता रहता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दो, पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत छोटे बालकों के लिए डैश समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है? एक, मुद्रक संचार। दो, धार्मिक संस्था। तीन, विद्यालय। चार, तत्कालीन परिवार। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर चार, तत्कालीन परिवार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली, जो व्यक्तियों को उनके जीवन में संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है, क्या कहलाती है? एक, उन्नत आयोजक। दो संहिता। तीन, उपकरण। चार, स्कीमा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चार, स्कीमा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे दूसरों के दृष्टिकोणों को समझने में विशेषतः कठिनाई महसूस करते हैं? एक, उत्तर पारंपरिक। दो, पूर्व संक्रियात्मक। तीन, मूत्र संक्रियात्मक। चार, औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दो, पूर्व संक्रियात्मक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास डैश का उत्पादक है? एक, आनुवांशिक स्वभाव। दो, केवल अवलोकन और अनुकरण। तीन, सामाजिक संपर्कता। चार, अस्मिता निर्माण। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर तीन, सामाजिक संपर्कता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती हैं और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता? एक, जेरोम ब्रूनर। दो, डेविड ऑसुबेल। तीन, जीन पियाजे। चार, लेव वाइगोत्स्की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चार, लेव वाइगोत्स्की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण पर बच्चों के नैतिक तर्क दंड से बचने हेतु आज्ञाकारी होने पर आधारित होते? एक, पूर्व परंपरागत स्तर। दो, परंपरागत स्तर। तीन, उत्तर परंपरागत स्तर। चार, औपचारिक परंपरागत स्तर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, पूर्व परंपरागत स्तर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी एक संरचनावादी अध्यापक की विशेषता है? एक, बहुत अमूर्त विचारों पर आधारित पाठ तैयार करना। दो, अकेले हल करने के लिए बहुत सारी समस्याएं देना। तीन, अधिगम का मूल्यांकन अर्धकालिक परीक्षाओं के आधार पर करना। चार, ऐसी गतिविधियां आयोजित करना जिसमें विद्यार्थियों की अवधारणाओं को चुनौती मिले। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चार, ऐसी गतिविधियां आयोजित करना जिसमें विद्यार्थियों की अवधारणाओं को चुनौती मिले। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांतों में निम्न में से किस बुद्धि प्रकार को शामिल नहीं किया है? एक, प्राकृतिक बुद्धि। दो, स्थानिक बुद्धि। तीन, बोधन बुद्धि। चार, अंतर वैयक्तिक बुद्धि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीन, बोधन बुद्धि। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभिकथन: जब शुरुआत में कोई विद्यार्थी किसी समस्या को हल नहीं कर पा रहा हो तो अध्यापिका को उसे बोल बोलकर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क: भाषाकरण
और बोल बोलकर सोचना विचारों को क्रमित करता है और दी गई समस्याओं का हल ढूंढने में मदद करता है। एक, ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। दो, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीन, ए सही है लेकिन आर गलत है। चार, ए और आर दोनों गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि एक, अंतर जेंडर पारस्परिकता को प्रतिबंधित किया जाए। दो, जेंडर भेदभाव पर चर्चा करने से बचा जाए। तीन, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जो उन रूढ़िवादों को चुनौती दे। चार, रोजमर्रा की गतिविधियों द्वारा जेंडर पक्षपात किया जाए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीन, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाए जो उन रूढ़िवादों को चुनौती दे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक अध्यापक के तौर पर आप अपनी कक्षा में मौजूद व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अपनाने के लिए निम्न में से क्या करेंगे? एक, मिश्रित योग्यता समूह बनाना। दो, पाठ्यक्रम को समृद्ध करना। तीन, अध्यापन के बाल केंद्रित तरीके अपनाना। चार, विद्यार्थियों का नामीकरण करना। तो इसका सही उत्तर होगा एक, दो और तीन, ऑप्शन नंबर दो में केवल एक, दो और तीन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि एक, कक्षा में चर्चा और बहस को टाला जाए। दो, विद्यार्थियों को चिंतन का समय दिया जाए। तीन, रटकर याद करने पर बल दिया जाए। चार, विद्यार्थियों को सहयोगात्मक कार्य देने से बचा जाए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दो, विद्यार्थियों को चिंतन का समय दिया जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अधिगम हेतु मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? एक, परीक्षा केंद्रित। दो, मानदंड संदर्भित। तीन, रचनात्मक। चार, मानकीकृत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीन, रचनात्मक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विभिन्न मनजातीय समूहों से संबंधित विद्यार्थियों से युक्त कक्षा में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? एक, विद्यार्थियों को समान मनजातियों के आधार पर वर्गीकृत कर देना चाहिए। दो, ऐसी चर्चाएं सुमाषित करनी चाहिए जिनसे विविधता के प्रति स्वीकृति और सम्मान पैदा हो। तीन, प्रभुत्ववादी संस्कृति पर आधारित मानकीकृत पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ाना चाहिए। चार, विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दो, ऐसी चर्चाएं सुमाषित करनी चाहिए जिनसे विविधता के प्रति स्वीकृति और सम्मान पैदा हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका स्कूल विभिन्न सुविधाओं की पहुंच पाने के लिए सीढ़ियों, दरवाजों और दूसरे वास्तुकला से संबंधित स्वरूपों द्वारा पैदा की गई बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी आधारभूत संरचनाओं में सुधार कर रहा है। ऐसा करके स्कूल क्या प्रोत्साहित कर रहा है? एक, मुख्य धारा। दो, बहिष्करण। तीन, एकीकरण समाकलन। चार, समावेशन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चार, समावेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्षीण दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के समायोजन हेतु एक अध्यापक को क्या देने से बचना चाहिए? एक, दृश्य अव्यवस्थित नोट्स। दो, आवर्धक लेंस। तीन, बड़े आकार में छपी पाठ्य पुस्तकें। चार, स्पर्शनीय मानचित्र और आलेख। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, दृश्य अव्यवस्थित नोट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक, उन्हें किसी एक कार्य में लंबे समय तक एकाग्र रहने में अक्सर मुश्किलें होती हैं। दो, वे अक्सर वस्तुओं को कुल बुलाते रहते हैं और बेचैन दिखते हैं। तीन, वे किसी कार्य पर काम करते हुए बहुत आसानी से विचलित हो जाते हैं। चार, उनकी काफ़ी लंबी और स्थिर अवधान अवधि होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चार, उनकी काफ़ी लंबी और स्थिर अवधान अवधि होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक स्कूल में एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी को कुछ श्रेणियां
छोड़कर सीधे उच्च श्रेणी में पदोन्नत कर दिया जाता है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इस स्कूल में किस उपागम का इस्तेमाल किया गया है? 1 त्वरण, 2 स्मृतिकरण, 3 प्रोत्साहन, 4 संश्लेषण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 त्वरण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अर्थपूर्ण अधिगम हेतु कक्षा में ऐसी संस्कृति विकसित करनी चाहिए जहां विद्यार्थियों को डैश के पर्याप्त अवसर मिले। एक दूसरे से प्रतियोगिता करने, 2 ज्ञान का निर्माण करने, 3 तथ्यों को रटकर याद करने, 4 निष्क्रिय होकर सुनने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 ज्ञान का निर्माण करने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्यार्थियों को डैश बनाने के लिए सुशासित करना चाहिए। 1 स्वतंत्र चिंतक, 2 आश्रित अधिगमकर्ता, 4 निष्क्रिय अनुकरणकर्ता, 4 उच्च श्रेणी के प्रतिद्वंदी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्वतंत्र चिंतक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभिकथन शुरुआती उम्र से ही हमारा मस्तिष्क वास्तविक सांसारिक परिवेश से जुड़ी विषय वस्तुओं को सीखने में सक्षम होता है। तर्क प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों को अमूर्त विषय वस्तु और पुस्तकीय अधिगम पर बल देना चाहिए। 1 ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। 2 ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 3 ए सही है लेकिन आर गलत है। 4 ए और आर दोनों गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 ए सही है लेकिन आर गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब एक विषय वस्तु अत्यधिक जटिल हो, 3 अध्यापक का शिक्षण शास्त्र व्यवहारात्मक हो, 3 अधिगम लक्ष्य परीक्षा केंद्रित हो, 4 अधिगम का स्वभाव प्रयोगात्मक हो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 अधिगम का स्वभाव प्रयोगात्मक हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रीता एक दी गई समस्याओं के समाधान हेतु उस समस्याओं से मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत कर रही है। वह निम्न में से किस समस्या समाधान युक्ति का इस्तेमाल कर रही है? 1 निगमन परीक्षण, यहाँ लिखा हुआ गलत होगा, निगमन परीक्षण, 2 अनुरूपक सोच, 3 प्रक्रियात्मक स्थिरता, 4 स्मृति सहायक विधियाँ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 अनुरूपक सोच। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभिकथन एक अध्यापिका को विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। तर्क त्रुटियां का अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं होता है। 1 ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 2 ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 3 ए सही है लेकिन आर गलत है। 4 ए और आर दोनों गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 ए और आर दोनों गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्यालय को एक विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थितियों को अनदेखा करना चाहिए और पहले से सीखे ज्ञान को पुनर्उत्पादित करने पर ध्यान देना चाहिए। 2 विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ को अनदेखा करना चाहिए और पहले से सीखे ज्ञान को पुनरुत्पादित करना चाहिए। 2 विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ के प्रति विचारशील होना चाहिए और नए ज्ञान के निर्माण को अनदेखा करना चाहिए। 4 विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति के प्रति विचारशील होना चाहिए और नए ज्ञान के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति के प्रति विचारशील होना चाहिए और नए ज्ञान के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अधिगम असहायता से जूझते विद्यार्थी योग्यता का ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं जिसमें मेहनत करके योग्यता में बढ़ावा नहीं किया जा सकता। योग्यता के प्रति ऐसी दृष्टिकोण क्या कहलाता है? 1 एकल सतत दृष्टिकोण, 2 वृद्धिक दृष्टिकोण, 3 प्रवीणता उन्मुखी दृष्टिकोण, 4 अधिगम आशावादी दृष्टिकोण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 एकल या सतत दृष्टिकोण। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अधिगम के लिए एक सहायक वातावरण पैदा करने हेतु यह महत्वपूर्ण है कि 1 विद्यार्थियों की रुचियों की अनदेखा करें, 2 विभिन्न हितधारकों जैसे कि माता पिता, अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच संप्रेषण पोषित करें,
3 बहुत सख्त या कठोर एवं सत्तावादी अध्यापकों को नियुक्त करें। 4 पढ़ाने के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम को लागू करें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। विभिन्न हितधारकों जैसे कि माता पिता, अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच संप्रेषण पोषित करें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में सहयोग नहीं करता है? 1 बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, 2 अधिगम की सार्वभौमिक रूपरेखा, 3 मानकीकृत पाठ्यक्रम, 4 अध्यापन का संरचनावादी उपागम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 मानकीकृत पाठ्यक्रम। आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप लोगों को 30 में से कितना नंबर आ रहा है। बाय।